आरएसएस राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है, मगर संघ की एक और खूबी है जो मैं आज आपको बताना चाहती हूं। संघ अपने काम नहीं गिनाता है, संघ अपने कार्यों की कभी चर्चा नहीं करता है। ऐसे में संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी, वो भी संघ के सह सरकार्यवाह का हमारे मंच पे होना एक बहुत बड़ी बात है। आज आपके माध्यम से हम आरएसएस को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सेशन का थीम हमने रखा है अंडरस्टैंडिंग आरएसएस। तो सर, आपके परमिशन से शुरुआत करना चाहती हूं मैं। कीपिंग विद द थीम, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू अरुण जी इज दिस कि आरएसएस एज एन आइडियोलॉजी, आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आरएसएस इन एक्शन, आरएसएस एक विचारधारा, एक संगठन और अपने कार्य में कैसी है, ये विस्तार से समझाएं। तो संघ को समझना है तो संघ के विचार, संगठन और कार्य तीनों को समझेंगे तभी सबके ध्यान में आता है। मैं एक अनुरोध सब लोगों को करता हूं कि संघ को संघ की आंखों से देखिए और संघ की आंखों से ही समझने का प्रयास कीजिए। हमारा ये समस्या एक ही है कि संघ का एक परसेप्शन सब जगह पहले पहुंचा, संघ बाद में पहुंचता है और उसके कारण से जब हम पहुंचते हैं तो बहुत तरह के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। संघ के विचार को समझना है तो एक सिंपल वाक्य के अंदर है, उसी में एक शब्द ऐसा है जिसको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। हमारा एक मूल कन्विक्शन है, भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। हम जब ये कहते हैं तो देश में तीन विचार आज के समय के अंदर प्रचलित हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अंग्रेज आए तो उसके बाद राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और इसीलिए 75 ईयर्स हुए तो बहुत लोगों ने कहा यंगेस्ट बोर्न नेशन ऑफ द वर्ल्ड। आजादी के समय किसी ने कहा इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। तो बहुत लोगों के मन में आता है कि अंग्रेज आए तो पहली बार ये एक राष्ट्र बना। भारत एक राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र दुनिया के बाकी राष्ट्रों से अलग है। हमारा जब राष्ट्र की बात करते हैं तो पीपल आर द नेशन। हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो स्टेट इज नॉट, रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि सोसाइटी इज एट द सेंटर ऑफ द रूट ऑफ द नेशनहुड ऑफ और भारत। और वेस्टर्न का जो नेशनहुड जो है उसका रूट में स्टेट है। तो भारत को समझना है तो भारत में ये एक ऐसा देश है, वेदों के काल से या राष्ट्र की अवधारणा रही, राष्ट्र का कंसेप्ट रहा। वेदों में, महाभारत में, रामायण में और हर कालखंड के अंदर यह राष्ट्रभाव इस देश के अंदर था। और अगर राष्ट्र की बात करनी है तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसकी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस लिविंग एक जर्नी है। कोई पूछे काशी का इतिहास कितना पुराना है, उज्जैन का कितना पुराना है, कांची का कितना पुराना है, तो एक बात तो निश्चित है कि दुनिया में कोई और नगर की ऐसी लिविंग कंटिन्यूअस जर्नी नहीं है जैसे इनकी है। और ये चिरंतन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है। आप रामायण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, मेगस्थनीज को पढ़िए, फाहियान को पढ़िए और वहां से आने तक अंग्रेज के यूरोपियंस को पढ़िए। और हिंदू जो है ये रिलीजन नहीं है। हम जब हिंदू कहते हैं तो इट इज ए टर्म जो ये मानती है मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, सब ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग सच्चे मार्ग हैं, सबको अपने अपने मार्ग पे चलने की स्वतंत्रता है। इसको जो कहते हैं ये एक हमारा नेशनहुड है, वो हिंदूनेस है। हिंदू ये रिलीजन की निगाह से नहीं देखना। दूसरी बात है, हमारे समाज जीवन के अंदर बहुत उत्थान पतन आए। जब हम अच्छे थे तो अपने कारण, जिन्होंने संघ को प्रारंभ किया डॉक्टर एडगेवार, वो कहा करते थे अपनी कमियों का या हमारा पतन हुआ तो इसका दोष दूसरों को मत दीजिए, हमारे में कुछ कमियां आ गई। और अगर राष्ट्र का उत्थान करना है तो समाज का भाग्य बदलना पड़ेगा। समाज का भाग्य बदलना है तो समाज का उत्थान करना पड़ेगा। और वो क्या है, तो चार बातें हम लोगों के अंदर लाना चाहते हैं। एक, राष्ट्र का भाव, राष्ट्र सर्वोपरि, देश के लिए एक निस्वार्थता का भाव, समाज के अंदर संगठन, मिलकर काम करना और अनुशासन। ये चार बातें जब समाज में होती है तो समाज उन्नति करता है। और ऐसा समाज बनाना है तो ये नारों से, भाषणों से होने वाला नहीं है, आंदोलन से नहीं होगा। आपको एक एक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा और ये जो व्यक्ति परिवर्तन से ही समाज परिवर्तन होता है, इसी में संघ संगठन है।
एक 50 लाख के लगभग स्वयंसेवक हैं। ये सारे जो स्वयंसेवक हैं, जब हम कहते हैं इन एक्शन, तो हमारी इनसे 3 अपेक्षा है। एक, आप समाज राष्ट्र के नाते जो चाहते हैं वो सब अपने जीवन में लेकर आइए। आपके शब्द नहीं, आपका जीवन बोलना चाहिए। एक जिम्मेदार देशभक्त नागरिक के नाते जो जो आप अपेक्षा करते हैं वो हमारे जीवन में हो। दूसरी बात, आप जहां रहते हैं वहां जितने भी अच्छे काम चलते हैं या समाज की आवश्यकता है उसके अंदर आप भागीदारी करिए। और तीसरी बात, हर व्यक्ति से हम ये कहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर कम से कम एक काम ऐसा करिए जिसमें अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का उपयोग, उसके बदले आपको कुछ पैसा नहीं कमाना। समाज के लिए कुछ समय देना, कुछ पैसा देना, तो अपनी रुचि प्रतिभा के अनुसार लोग काम करते हैं। बहुत विविध तरह के क्षेत्र हैं, वो लोकल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, वो नेशन वाइड कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। उनके अंदर काम करना, ये अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और एक विचार, संगठन और कार्य है। तो सर, आपसे फिर हम अंडरस्टैंडिंग आरएसएस पे बात कर रहे हैं तो ये पूछना जरूरी है आपसे कि आपके जो विरोधी हैं वो बार बार एक बात दोहराते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एक कट्टर संगठन है, एक कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो समय के साथ नहीं बदलता। क्या ये सच है? तो पहली बात तो यह है कि हमारा विरोधी कोई नहीं है। और एक बात निश्चित मानिए कि जो कट्टरवादी और रिजिड होता है वो 100 साल रह नहीं सकता, वो इररिलेवेंट हो जाता है। सर, आपके आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं। इस 100 साल की सफर को, जैसे आप कह रहे हैं, अगर रिजिड होते तो 100 साल तक टिकते ही नहीं, इस 100 साल के सफर को कैसे देखते हैं? 100 साल के सफर को कुछ बातों की तो सेटिस्फेक्शन है, एक अनसेटिस्फेक्शन, एक डिससेटिस्फेक्शन भी है। किस बात की तो सेटिस्फेक्शन इस बात की है कि 100 साल बाद भी संघ संघ है। ओके। हम जिन बातों को लेकर चले वो आज भी मेंटेन है हमारे में। दूसरी बात, संघ आज भी जवान है, युवा है, ये बूढ़ों का संगठन नहीं है। संघ में नई जनरेशन उसी प्रकार से आ रही है, तो संघ को इस बात का भी सेटिस्फेक्शन है। तीसरी बात ऐसी है कि समाज ने संघ को स्वीकार किया। एक बड़ी संख्या में समाज अपने आप संघ के साथ जुड़ने को तैयार हो रहा है। डिससेटिस्फेक्शन ऐसा है कि जिन्होंने संघ की स्थापना की थी, डॉक्टर हेडगेवार, तो उन्होंने एक बात कही थी, संघ का जन्म अपनी शताब्दियां मनाने के लिए नहीं हुआ। हम शीघ्र अपने काम को पूरा करना चाहते हैं। हमारे को डिससेटिस्फेक्शन ऐसी है कि हम जो करना चाहते थे कि जैसा समाज बनाना है, वो जो हमारा सपना था, वो समाज बनाने के काम में हमको 100 साल लग गए और कुछ समय और भी लगेगा। इतने साल नहीं लगने चाहिए थे। तो अभी जहां तक पहुंचना था संघ वहां नहीं पहुंचा है। लेकिन सर, इन 100 सालों में, जैसे आपने समाज की बात करी, इन 100 सालों में हमारे समाज ने भी कई बदलाव देखे हैं। कुछ ऐसे भी बदलाव हुए हैं जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। जब भारत की हम बात करते हैं, समाज में बदलाव की बात करते हैं, तो ये बताना चाहूंगी कि राष्ट्रवाद की जो भावना हम पिछले कुछ सालों में भारत में हमने देखा है, लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं राष्ट्रवाद की भावना की तरफ। सनातन की बातें कर रहे हैं, सनातन की तरफ झुकाव हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति को वो नकार रहे हैं। ये जो बदलाव समाज में पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है, इसकी वजह संघ क्या देखता है? ये जो 75 ईयर्स है, इस 75 ईयर्स में हमको हमारे भाग्य के निर्धारण का अवसर जब प्राप्त हुआ है, तो धीरे धीरे करके अपने को जानने की इच्छा भी लोगों की बढ़ी है जी। और ये जो सारे देश के अंदर राष्ट्रभाव, या जिसको हम कह रहे हैं कि अपनी संस्कृति का गौरव, ये सब जो जग रहा है, ये इट इज ए पॉजिटिव साइन। ओके। ये जो भारत की आध्यात्मिकता आधारित हजारों साल का जो जीवन था, उसको जानने की इच्छा जी, और उसके साथ जीने की इच्छा समाज की खड़ी हो रही है। ओके। आप जो यंग पीढ़ी का अभी जो म्यूजिक प्रेजेंटेशन देख रहे थे, या मैं कभी कभी आर्ट ऑफ लिविंग, जग्गी वासुदेव जी, ऐसे सब लोगों के यहाँ देखता हूं, या हमारे पास भी जो लोग आते हैं, वो जब प्रश्न करते हैं तो उनके मन के अंदर दो ही बातें होती हैं। एक, अपनी देश संस्कृति को जानने की इच्छा, और दूसरा, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। सर, हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो आपसे ये बात पूछ ही लूं कि जब से भाजपा सरकार में आई है, तब से आरएसएस के लिए क्या बदला है? क्या ये सच है कि लोगों की उम्मीदें आरएसएस से बहुत ज्यादा जग गई हैं? उनको ऐसे लगता है जैसे सरकारी कोई काम हो तो आरएसएस को अप्रोच कर लो, आरएसएस सुपर पावरफुल है, यहां बोलो तो सारे काम हो जाएंगे। कैसे एक्सपेक्टेशंस हैंडल कर रहे हैं लोग? ये तो सच्चाई है, ये समाज में जरूर बदला है।
नहीं, मुझे लगता है कि संघ के काम के लिए संघ का काम एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम है। जी। ये जोड़ने का काम अपनापन, आत्मीयता के आधार पर ही होता है, मित्रता के आधार पर ही होता है। जी। तो बीजेपी की सरकार आने से संघ के काम में कोई अंतर पड़ेगा ऐसा होने वाला नहीं है। वो तो संघ के स्वयंसेवकों के, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर ही होने वाला है। हम लोग प्रचार से दूर रहते हैं, अनामिकता, हम नाम वगैरह को आगे बढ़ाते नहीं है सारस में से, या हम जिसको कहते हैं कि निस्वार्थता, ये जो अनामिकता है, प्रसिद्धि परांगमुखता है समाज के अंदर, तो आज संघ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है कभी कभी। तो बहुत सारी बातें ऐसी मीडिया में छपती रहती हैं जिनके कारण से, जिनका संघ से कोई संबंध होता नहीं है। ऐसे सब बातों के भी प्रश्नों का उत्तर हमको देना पड़ता है। ये थोड़ी हमारी कठिनाई बढ़ गई है। दुनिया की एक जानी मानी मैगजीन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने हाल फिलहाल संघ के ऊपर एक आर्टिकल लिखा। शीर्षक उस आर्टिकल का था इनसाइड द आरएसएस, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वॉलंटियर ग्रुप। इकोनॉमिस्ट ने लिखा था ये, और बहुत पॉपुलर हुई ये आर्टिकल। आप इसका क्या जवाब देंगे? मोदी जी ने अपने कैबिनेट में आरएसएस के लोगों को भर दिया है, यही है एक्यूजेशन। तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये जनसंघ और बीजेपी की 1951 से लेकर 2014 की साधना का परिणाम है जी। 63 इयर्स की उनकी जर्नी है जी। एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ। पहले इलेक्शन में रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी बनी, 4 सांसदों से वो शुरू हुए और वहां से चलते हुए 2014 में वो बने। तो मुझे लगता है कि ये जो उनकी साधना है पार्टी की, उसका ये परिणाम है। और मोदी जी फील्ड हिज कैबिनेट विद द पर्सन्स, ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके जो इलेक्टेड लोग हैं उनको उन्होंने भरा है। वो कोई आरएसएस के लोगों को नहीं भरा उन्होंने। मान लो आज हमारे कार्यक्रमों में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है या स्पेस साइंटिस्ट आता है, तो वो 5-7-10 साल की हमारी साधना होती है जी। हम वर्षों से उनको संपर्क करते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं, फिर उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, फिर हम उनके साथ रिलेशंस कल्टीवेट करते हैं, फिर उनको संघ के निकट लाते हैं। वो उसके कारण से संघ के कार्यक्रम में आते हैं। ओके। नॉट ड्यू टू दिस पावर चेंज। वो सब लोग जो है, और ये प्रक्रिया हमारी आज से नहीं है जी। जिस समय बीजेपी पावर में नहीं थी उस समय भी ये प्रक्रिया चलती थी जी। अभी हमारे पास कार्यकर्ता ज्यादा है तो हमारा आउटरीच ज्यादा है जी। जिस समय संघ छोटा था तो हमारा आउटरीच ये कम था। ये संघ के काम का हिस्सा है। मुझे लगता है कि जो लोग संघ के कार्यक्रमों में ऐसे सब आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि दे वांट टू कम नियर द पावर थ्रू आरएसएस। ओके। वो हमारे संघ के संबंधों के परिश्रम के कारण से आते हैं। दोनों की अपनी अपनी साधना है। और उस क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है वो मोदी जी की कैबिनेट में चले गए। संघ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम के परिणाम के कारण से संघ आगे बढ़ रहा है। मैं कहूंगी कि समाज में कई तरह के काम करती है संघ। कहीं आदिवासी लड़कियों के लिए स्कूल चलाते हैं, कहीं आप स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए संस्था चलाते हैं, लेकिन सब करते हैं आप लोग तो चुपचाप क्यों रहते हैं? उसके बारे में बोलते क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताते हैं? उसमें एक कारण ऐसा है, 2 बातें उसके पीछे हैं। एक है मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग। मैन मेकिंग संघ करता है। समाज के काम में हम समाज के सहयोग से काम करते हैं, केवल हम नहीं करते। तो बहुत समाज का तरह तरह के सहयोगों से ही ये समाज के सब काम चलते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो अकेले संघ श्रेय लेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। हम इनिशिएट करते हैं, समाज के लोगों को साथ जोड़ते हैं, समाज की बहुत सारी संस्थाओं का भी सहयोग लेते हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। तो हम कहें कि संघ ने ऐसा किया, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। ओके। दूसरी बात, हमारा संघ का मानना है कि काम करते हैं तो उसका प्रचार होता ही है। जितना काम होगा उतना प्रचार होगा। काम से ज्यादा प्रचार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब काम से ज्यादा प्रचार हो जाता है तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो समस्याएं भी बढ़ती हैं। अरुण जी, ये बताइए कि पिछले 100 सालों में ऐसी 3 क्या चीजें हैं जो संघ में बदली है? नहीं, मैं बताता हूं जो नहीं बदली, बाकी सब संघ ने बदला। 3 ही बातें हैं जो संघ ने नहीं बदली। एक हमारी विचारधारा जी, जो मैंने बताई। दूसरी कार्य पद्धति। कार्य पद्धति यानी मिलकर बैठना, मिलकर सोचना, अनुशासन, स्वावलंबन। और हमारी कल्चर एंड टेक्सचर, सादगी,
हमारी प्रसिद्धि परांगमुक्ता, समाज के अंदर जिसको हम कहते हैं शुचिता, पवित्रता, ट्रांसपेरेंसी, ये जो हमारी कल्चर एंड टेक्सचर है, ये तीन बातें संघ ने नहीं बदली। बाकी हमने अपना गणवेश बदला, अपने कार्यक्रम बदले, अपने प्रशिक्षण बदले, ऐसी कोई चीज संघ में ऐसी नहीं है जो हमने नहीं बदली। समय के साथ समाज जैसे जैसे बदला है, समाज का स्वरूप जैसे बदला है, हमारे कार्यक्रमों का स्वरूप, बाकी सब बातें हमने बदली है। ये बताइए सर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस पूरे भारत में टॉप टू बॉटम अगर हम दो पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दें, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस जो हमारी सबसे पुरानी पार्टी है, इन दो पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दें सर, तो सिर्फ संघ ही ऐसा तीसरा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है जिसके लोग हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलते हैं। सवाल ये है कि लोग संघ से जुड़ते कैसे हैं? फॉर कॉमन पीपल, हाँ, जो यहां बैठे हैं, जो देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, बहुत ऐसे हैं जिसे पता ही नहीं कि संघ से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है। कोई, मैं जुड़ना चाहूं तो मेरा टेस्ट लेंगे, मेरी इंटरव्यू लेंगे, क्या करेंगे, क्या तरीका, कैसे जुड़ते हैं लोग संघ से? नहीं, देखिए, संघ से जुड़ने के दो ही तरीके हैं। सामान्यतः तो संघ सब तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग सीधा भी संघ को कोशिश करते हैं। आजकल हमारी वेबसाइट पर एक ज्वाइन आरएसएस चलता है, तो बहुत लोग उसके अंदर ज्वाइन आरएसएस में अपना नाम और एड्रेस भेजकर भी वांट टू ज्वाइन आरएसएस ऐसा आता है। लगभग हर महीने 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो संघ के साथ जुड़ने के इच्छुक है, वो भी हमको कनेक्ट करते हैं। नहीं, कोई भी आए आप और लेंगे? बाकी कोई भी संघ में आ सकता है। हाँ। और संघ में आने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है। संघ में आने की कोई पूर्व शर्त नहीं है। सारे उसमें से सब संघ के साथ जुड़ सकते हैं, और जो लोग संघ के साथ जुड़ना चाहते हैं उसके लिए कोई मेंबरशिप, कोई फीस, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। हमारे देश में ऐसे कई स्टेट्स हैं जो राज्य प्रथम की बात करते हैं, और जब हम भाषा की बात करते हैं, मैं भाषा को लेकर स्पेसिफिकली ये सवाल पूछना चाहती हूँ, कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपनी भाषा को प्राथमिकता देने चाहते हैं, जैसे आप तमिलनाडु का एग्जाम्पल देख लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट के में कई ऐसे राज्य हैं जो अपनी भाषा को प्राथमिकता देना चाहते हैं। अब हमारे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी, वो विरोध थोड़ा होता है उसका। आपसे पूछना चाहती हूं, आप लोगों का इस पर क्या नजरिया है? क्या राष्ट्रभाषा हर स्टेट को अपनानी चाहिए? क्या इसे एक सूत्र बनना चाहिए हर स्टेट को जुड़ने वाला? मुझे लगता है जो भाषा को लेकर विवाद खड़ा होता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा का विकास करना चाहिए जी। वहां का राजकाज, प्रशासन, न्यायिक काम, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब वहां की भाषा में चलना चाहिए। जितनी भी भाषाएं हैं वो सब राष्ट्रीय भाषाएं हैं। सब भाषाओं में एक ही भाव है, सब में पूरे देश का भाव है। किसी भाषा में भी राज्य का विचार नहीं है, पूरे राष्ट्र का ही विचार है। तो सब भाषाएं जो है, हमारे यहाँ भाषाएं अनेक है, भाव एक है। अब कॉमन नेशनल लैंग्वेज चाहिए तो वो कौन सी होगी? तो किसी कालखंड में वो संस्कृत थी जी। अभी आज के समय में वो संभव नहीं है, तो वो हिंदी होगी। तो एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज होगी। अगर आप हिंदी नहीं करेंगे तो कोई ना कोई एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज आएगी। वो इंग्लिश आएगी तो कॉमन नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, वो कॉमन फॉरेन लैंग्वेज होगी। आज अब मैं जाता हूं सब राज्यों में, तो हर जगह वहां के स्थानीय, महाराष्ट्र में मराठी मीडियम, तमिलनाडु में तमिल मीडियम जो विद्यालय हैं, बंगाल में बंगला भाषी मीडियम, उन विद्यालयों को संकट आ गया, क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम की ओर प्रवृत्त ये हो रहे हैं। बीजेपी 3 बार से सरकार में आ गई है, एक तरीके से आपकी पॉलिटिकल विंग की तरह देखा जाता है बीजेपी को। तो सवाल ये है कि एजेंडा पे जो आरएसएस के थे सारी चीजें, क्या वो पूरी हो गई हैं, या कुछ चीजें आरएसएस की हैं जो अभी भी एजेंडा पे बाकी हैं? तो देखो, जहां तक एजेंडे की बात है तो वो तो बीजेपी का अपना एजेंडा था। जनसंघ का जन्म ही आर्टिकल 370 से हुआ था। जनसंघ का पहला रेजोल्यूशन जो पारित हुआ वो अनुच्छेद 370 को समाप्त करना था। राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ने 1987 में पालमपुर रेजोल्यूशन में किया। बाकी भारत का स्वर्णिम काल और संघ का स्वर्णिम काल, ये दोनों अलग नहीं है। जब भारत का स्वर्ण काल आएगा तो संघ का भी स्वर्ण काल आएगा, वही हमारा स्वर्ण काल होगा। तो बीजेपी की वजह से ये स्वर्णकाल नहीं चल रहा है आरएसएस का? नहीं, मैंने फिर वही कहा कि संघ का स्वर्ण काल भारत के स्वर्ण काल से जुड़ा हुआ है। संघ को हम संस्था नहीं मानते। हम संघ यानी गोल ऑफ आरएसएस इज टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। हम संघ नहीं बना रहे, हम समाज बना रहे हैं।
तो सर, भारत में, हमारे समाज में, और आप विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, भारत में तो हम ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये हम सदियों से कहते आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी देखी जा रही है, सिर्फ भारत से, इनफैक्ट मुझे लगता है कि ज़्यादा अब्रॉड में ये प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, जहां ऐसा लगता है कि दूसरे देशों में बाकी देशों के लोगों के लिए टॉलरेंस कम हो गई है। और जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों जगह में ये भाव आने लगे हैं कि बाहर के जो लोग आते हैं वो उनका हक मारते हैं। कई जगह सर डेमोग्राफी चेंज भी देखी गई है, ये रेजिस्टेंस हो रहा है लोगों के लिए, और कई भारतीयों को भी दिक्कत हो रही है। क्या इंडिया फर्स्ट जैसे यूएस फर्स्ट अभी नारा लगा, ट्रंप जब आए तो उन्होंने ये मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया, अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, क्या भारत में भी ये हमें करना चाहिए? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसे संघ कैसे देखता? दिस इज अ टॉलरेंस इनटॉलरेंस प्रॉब्लम। हर देश जो है जिस रास्ते पर चलता है, उस रास्ते पर चलने के बाद उनको जो कठिनाइयां हैं उसमें से वो रास्ते ढूंढ रहे हैं, सारे उसमें से उनको अपने को मेंटेन रखना, उसके लिए वो विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है हर देश का पर्सपेक्टिव अलग होता है। भारत को भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचना है। ओके। भारत में पहली बात यह है कि मुसलमान, ईसाई, ये अधिकांश भारत के ही रहने वाले हैं, हमारे लोगों में से मतांतरित हुए। हर राष्ट्र के अंदर उस राष्ट्र के प्रथम के बारे में सोचना, ये मुझे लगता है कि ये कोई वो नहीं है, इसको हमको मान के चलना चाहिए कि प्रत्येक देश को अपने देश के हित का विचार करना ही चाहिए। लेकिन वो देश के हित का विचार करते हुए दूसरों के प्रति जो है द्वेष भाव रखना, ये रखना, वो उसको नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान बना तो वहां माइनॉरिटीज की संख्या क्या थी? आज उनके साथ ब्लेसफेमी के बाकी सब इक्का दुक्का कहीं कोई घटना घट गई, उसको उससे जोड़कर जनरलाइज करना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। सारे उसमें से जो बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर हिंदू समाज के साथ हुआ, वो भारत के अंदर, क्योंकि भारत का जो स्वभाव है उस स्वभाव में मत पंथ के आधार के ऊपर, क्योंकि हम सब मार्गों को सच्चा मार्ग मानते हैं जी। दुर्भाग्य ऐसा है कि इसको कभी कभी लोग हमारी उदारता को हमारी कमजोरी भी समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आरएसएस एक वट वृक्ष के रूप में है, एक वट वृक्ष है, ऐसा कहा उन्होंने ये कहा कि आरएसएस ने लाखों लोगों को देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। आरएसएस, तो ये सवाल आपसे सर कि फिर आरएसएस को कैसा लगता है जब उनके बीच का एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बन जाता है? और मैं फिर यही बात दोहराऊंगी कि हमने ये कहा कि आपके बीच का कोई आज देश को लीड कर रहा है, क्या ये स्वर्ण युग नहीं है आरएसएस का? नहीं, मुझे लगता है इसमें हमें गर्व और आनंद की अनुभूति होती है। मैं सब लोगों को हमेशा कहता हूं कि संघ को समझना है तो जब संघ प्रारंभ हुआ था तो डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही थी, हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं वैसा भारत बन गया, और ये भारत संघ ने बनाया, ऐसा अगर इतिहास में कहीं दर्ज हो गया तो हम असफल हो गए। संघ को अपना नाम इतिहास में अमर नहीं करना, ऐसा संघ के मन में बिल्कुल भी कल्पना नहीं है। इसीलिए जो मैंने पहले कहा कि संघ कभी भी किसी भी बात का श्रेय नहीं लेना चाहता, हम समाज बनाना चाहते हैं, ऐसा समाज जो है वो राष्ट्र बनाएगा, वो हम करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि 100 साल में हम अपने लक्ष्य से अटके नहीं, भटके नहीं, रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। समाज का जिस प्रकार का सहयोग है, बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आने वाले समय के अंदर जैसा हम समाज देखना चाहते हैं चित्र, वो हम देखेंगे, और उसके बाद भारत का स्वर्णकाल खड़ा होगा भारत के समाज के आधार के ऊपर। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप आए, अपना समय निकाले, और जैसा आप कह रहे हैं स्वर्ण काल का हमें इंतजार करना पड़ेगा, तो वो इंतजार रहेगा, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलकर बनाएंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।